नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, इस चैनल पर मैं हर रोज आपको भूतिया कहानी सुनाता रहता हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर या फिर अन्य सोर्सों से मुझे मिलती रहती है। तो चलिए, मैं फिर आज आपके लिए एक खास कहानी लेके आ चुका हूँ। दोस्तों, आप लोग शायद भूत प्रेत पर विश्वास ना करते हो, या करते भी हो तो आपने देखा भी नहीं होगा। अगर देखा भी होगा तो आपने पहचाना भी नहीं होगा कि जिस इंसान को मैं देख रहा हूँ वो वास्तव में इंसान है या भूत है, या फिर जिस लड़की से मेरी दोस्ती हुई पड़ी है वो देखने में इंसान की तरह ही लग रही है, तो क्या वो इंसान है या कोई और चीज़ है। जैसे कोई चुड़ैल है, कोई डायन है, कोई भूत प्रेत है। आप कैसे जानेंगे? आप तो सपने में भी इस चीज़ को कल्पना नहीं कर सकते कि जिस लड़के के साथ मेरी दोस्ती है, जिस लड़की के साथ मेरा दोस्ती है, वो वास्तव में इंसान है भी कि नहीं। ये कहानी है संजय की। आज की कहानी जो मैं बता रहा हूँ ना, ये संजय ने हमें शेयर किया है। ये कहानी साल 2010 की है। राजस्थान के रहने वाले संजय, जयपुर के पास उनका घर था और वो 10वीं तक पढ़े लिखे थे। गरीब परिवार से थे। उनके माता पिता अब उनको आगे पढ़ाना नहीं चाहते थे। संजय की इच्छा थी कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे, एक काबिल आदमी बने, लेकिन उनके जो पिता वो मना कर देते कि नहीं भाई, अब मेरे बस की नहीं रह गया, अब तो तुम मेरे साथ में चल कर के काम धाम करो। वो पेंटर का काम करते थे। घर की रंगाई पुताई का वो जिम्मा लेते थे, ठेका लेते थे, और वही काम उनको पसंद भी आता था। दिन भर काम करते थे। शाम को जब पैसा मिलता था तो कुछ पैसा अपने दोस्तों पर, यानी दोस्तों के साथ दारू पीते थे, खर्च करते थे, और बाकी कुछ पैसा लेकर के घर पर लौट आते थे। मेरे माँ और मेरे पिता में बहुत कलेश हुआ करता था। माँ समझाती थी कि तुम्हारी दिहाड़ी तो इतनी होनी चाहिए, तो पूरा पैसा है कहाँ। पिता कहते थे नशे में तुल होकर के मैंने खर्च कर लिया, मैं कमाता हूँ, मैं अपने आप पर कुछ खर्च नहीं कर सकता। ऐसा रोज का समस्या था, रोज की कहानी थी। और तब मेरी माँ थक हार गई थी, रोज रोज की लड़ाई झगड़े से उब चुकी थी। अब फिर अपने पीहर यानी मेरे मामा के घर वो जा पहुंची थी। मामा लोग मेरे माँ को बहुत समझाए, लेकिन माँ का कहना था कि जब तक वो दारू पीना नहीं छोड़ेंगे मैं घर पर नहीं जाऊंगी। और उसके बाद मामा के घर पर वो बैठ गई थी। मैं भी जवान हो चुका था। अब मेरी तो इच्छा थी कि पढ़ लिख करके मैं काबिल आदमी बनूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मेरे पिता मेरे को अपने साथ लेके जाते। अब जो काम करते थे पेंटर का वो मुझे करवाने लगे, मुझे सिखाने लगे। हर चीज़ मैं सीखना नहीं चाहता था, मुझे उस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। अब तो मेरी माँ भी नहीं थी कि मुझे अपने पिता से बचा लेती। मैं पिता से बहुत डरा करता था, और इस तरह खौफ में रह करके मैं 2 साल अपने माँ से दूर रहा। लेकिन कभी कभी जब मेरा मन दुखी हो जाता था तो मैं अपने मामा के घर चला जाया करता था। मामा का घर लगभग हमारे घर से 1.5 घंटे के सफ़र पर था। अब मैं जाता था, माँ के गोद में जाकर के फुट फुट कर रोया करता था। मैं माँ को बताया करता था कि माँ, मुझे पढ़ने की इच्छा है, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, इस काम में कोई भविष्य नहीं है। माँ कहती कि बेटा मैं कर क्या सकती हूँ, तेरा पिता अव्वल दर्जे के शराबी हो चुका है, ना मेरी बात मानता है ना किसी और का बात मानता है, उसको तो रोज दारू पीना ही पीना है। अब बताओ मैं तुम्हें कैसे पढ़ा सकती हूँ। माँ का कहना भी ठीक था। अब मेरे मामा की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी उस टाइम में। वो भी मेहनत मजदूरी करते थे और उनका बड़ी मुश्किल से घर बार चला करता था। मैं माँ को कहने लगा कि चलो मैं अब तुम्हें लेके चलता हूँ अपने घर पर, लेकिन माँ ने मना कर दिया कि नहीं, अभी मैं नहीं जा सकती जब तक तुम्हारे पिता का हालत ना सुधरे। उनको सुधरना ही पड़ेगा, देखना एक दिन मेरे पास में आएंगे और तब मैं उनके साथ जाऊंगी। माँ भी अपने वचन पर टिकी हुई थी। मैंने बहुत अब उनसे रिक्वेस्ट किया कि चलो माँ,
अब भूल जाते हैं। पिता तो सुधरने वाले नहीं हैं, तो कब तक मामा के घर पर बैठी रहोगी। मामा की परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मामा कहने लगे तुम अपनी माँ की चिंता मत करो, ये मेरी बहन है, बहन किसी पर बोझ नहीं होती है। मेरी बहन का कहना बिल्कुल सही है। जब मेरे जीजा जी सही लाइन पर आ जाएंगे तब उनको खुद आना होगा, तब मैं अपनी बहन को भेजूंगा। तुम जाओ भाजे, जाओ अपने घर पर। अब इसके बाद मैं वहाँ पर रुका भी नहीं था, मैं अपने घर पर आ गया था। मुझे समझ में आ गया था कि यही मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। मैं बहुत उदास रहा करता था, जवान हो चुका था, मेरे तो सपने बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन वो सपने मेरे अब लगता था कि कभी पूरा नहीं हो पाएंगे। आखिरकार मन मार करके मैं अपने पिता के साथ काम में जुट गया था, और ऐसी ही एक कोठी का काम मेरे पिता को मिला हुआ था, जिसके मालिक विदेश में रहते थे, और वो उस कोठी का 2 भाग था। 2 भाग ये इसलिए कहूँ कि नीचे का हिस्सा अब किसी और का था और ऊपर का हिस्सा किसी और ने खरीदा हुआ था। और जो ऊपर का हिस्सा था, अब वो तो जो भी रहता था हमने तो कभी देखा नहीं था कि कब आता है कब जाता है, कौन उसके घर में रहता है। नीचे वाला जो हिस्सा था अब वो अलग मालिक का था, और वो मालिक मेरे पिता को जानता था। अब उसने ये अब बता दिया था कि तुम ये घर का काम कर लो, रंगाई पुताई का काम कर लो, और हम लोग कुछ महीने में लौट के आएंगे। अब उनका कोई रिश्तेदार था और उसने सब कुछ काम को अरेंज किया था, देख रेख में अपनी, और उसी घर का काम हमारे पिता ने लिया था, और वहीं पर हम अब जाना शुरू किए थे। घर बहुत बड़ा था, वो तो एक कोठी की तरह था, कोठी ही था कहा जाए तो, बड़ा लंबा चौड़ा एरिया था। अब हमारा वहाँ पर काम चलने लगा था। हम दोनों पिता पुत्र जाते थे और मुझे एक कमरा दे दिया जाता था। मेरे पिता बताते थे कि आज के दिन इस कमरे की तुम पुताई करो और देखना कोई सामान नुकसान न पहुँचे। घर के अंदर में कीमती कीमती फर्नीचर रखे हुए थे, मैं उनको लपेटता या फिर उस जगह से हटाता कि कहीं पेंट का छींटे इस पर ना गिर जाए, और ऐसे ही मैं साफ सुथरा कर देता था जब पेंट का काम पूरा हो जाता था। लेकिन मुझे इस काम में मज़ा नहीं आता था, इस काम में मुझे कोई सुकून नहीं मिलता था। मैं हर टाइम सपना देखा करता था, मुझे लगता था कि एक दिन मेरा भाग्य जरूर बदलेगा, मेरा भाग्य जरूर बदलेगा। लेकिन इस काम में रह कर के मैं अब सोचने पर विवश हो गया था कि नहीं, लगता है कि मैं इसी काम में जैसे मेरे पिता करते हैं, मेरी ही जीवन इसी में खप जाएगा। आखिर मैं कर क्या सकता था, लाचार था। मेरे पिता कभी छुट्टी होने भी नहीं देते थे। मेरा भी मन करता था कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमूं फिरूं, कुछ जगह का आनंद लूं, लेकिन ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था। अगर मैं छुट्टी करने की बात करता था, बहाना बनाता था कि आज मेरे जाने का मूड नहीं है, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, तब पिता मुझे अब धमकाने लगते, झूठ बोल रहा है, कहाँ तेरी तबीयत खराब है, मैं भी तो तेरे साथ में काम करता हूँ, मुझे भी तो आराम करना चाहिए, आराम करेंगे तो हम खाएंगे कहाँ से, ये सब काम कैसे चलेगा। पिता मुझे उपदेश देने लगते थे। आखिरकार मन मार करके मैं चल जाता था। मेरा कोई बहाना पिताजी पर चल नहीं पाता था। मैं उसी कोठी का जिक्र कर रहा हूँ जिस कोठी में हमारा काम चल रहा था। मैंने बताया ना, वो उस कोठी के 2 हिस्से थे, ऊपर वाला हिस्सा किसी और का था और नीचे का हिस्सा किसी और का था। उसमें कई सारे कमरे थे। अब कोठी है तो कमरा तो ज़्यादा ही होगा ही, लंबा चौड़ा एरिया था और काम काफ़ी लंबा था। कोठी जो थी ना, काफ़ी दिनों से उसका मेंटेन नहीं हुआ था, तो जगह जगह से रंग रोगन उड़े हुए थे, प्लास्टर झड़े हुए थे। पहले उसको प्लास्टर को हम सही करते थे और फिर आगे की कार्रवाई करते थे, तो ये कमरे में टाइम बहुत खर्च होता था। अब उस कोठी में जाते हुए हमें कम से कम 6 दिन तो हो चुका था, और जो ऊपर वाला हिस्सा था ना, उसका भी रास्ता उसी कोठी के अंदर से, मतलब दोनों का गेट एक ही था, अलग अलग गेट था ही नहीं, उसी बाउंड्री में था, उसी एरिया में था। लेकिन ऊपर का सीढ़िया वो अलग था और उसमें एक गेट लगा हुआ था।
कई बार जब मैं लंच करने के लिए बाहर बैठता था तो गेट खुला हुआ नजर आता था। जो ताला उसमें बंद रहता था ना, वो ताला खुला हुआ नजर आता था। लेकिन मैंने आज तक कौन रहता है उसमें, कब आता है कब जाता है, मैं देख नहीं पाया था। आखिर उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। अब होगा भाई, हमें उससे क्या करना है, हमें तो अपने काम से मतलब है। लेकिन वो 7वें दिन की बात थी। अब जो हमारा मालिक यानी जो विदेश में रहते थे, अब वो जल्दी आने वाले थे। और जो उनके रिश्तेदार थे जो इसी शहर में थे, ये सब काम करवा रहे थे पिताजी से, वो शाम के टाइम आ गए थे। हम मेरे पिताजी को कहने लगे कि तुम्हें अब काम जल्दी से खींचना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार अब जल्दी से आने वाले हैं और इतना अब टाइम नहीं है। तुम ये काम करो, अब रात दिन इसमें लगाया करो, जल्दी काम खींचेगा, नहीं तो मुझे नहीं लग पा रहा है ये काम जल्दी से ख़त्म होगा। और पिताजी कहने लगे कि देखिए, हम तो दिन में काम करते हैं, रात में अपने घर पर आराम करते हैं, ये तो हो नहीं पाएगा, टाइम तो लगेगा। और तब वो कहते हैं रिश्तेदार कि हमें नहीं पता, उन्होंने मुझे खबर दिया है कि जल्दी से जल्दी काम ख़त्म होना चाहिए। चाहे तुम आदमी बढ़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन ये काम ख़त्म होना चाहिए। अगर आदमी नहीं बढ़ाते हो तो तुम दोनों लोग अब रात दिन लगे रहो, जल्दी से काम ख़त्म करो। हम भी चाहते हैं और रिश्तेदार भी चाहते हैं। अब इसके बाद पिताजी अब थोड़ा सोच में डूब गए थे। उनको लगा कि मैं बाहर से आदमी बुलाऊंगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। और वो पैसा देना नहीं चाहते थे। जो भी काम लेते थे ना, अपने बलबूते पे लेते थे। पहले उनके साथ में 1-2 लड़के भी रहते थे, लेकिन कब तक रहेंगे? जब पिताजी उनको टाइम पर पैसा नहीं देंगे तो कौन भला काम करेगा? अब तो वो लड़के काम छोड़ के चले गए थे, कहीं और करते थे। अब उनकी जगह पर मैं आ चुका था। मुझे भी कोई पैसा नहीं मिलता था, तो मैं मुफ्त का ही था। पिताजी को इससे बड़ा और कौन सा बंदा चाहिए था। अपनी अय्याशी तो जरूर करते थे। शाम के टाइम ठेके से दारू लेना और आधा बोतल तो रास्ते में ही पी जाते थे, आधा बोतल घर पर आके पीते थे। और तब बहकी हुई बात मुझसे क्या करते थे। मेरी माँ के बारे में अंट संट बोलते थे कि देख तेरी माँ जा करके मायके में बैठी हुई है। आप बड़ा नाराज होते थे, गुस्सा होते थे। और वो कहते थे कि एक दिन तेरे माँ को आना पड़ेगा। और वो सोच रही है कि मैं उसको लेने के जाऊंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। मैं अपने पिता का दिल की बात समझ गया था। माँ भी जीत पर अड़ी हुई थी कि जब तक तेरे पिता नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। और पिताजी इस जीत पर थे कि तेरे माँ को ही लौटना पड़ेगा, मैं उसको लेने के लिए नहीं जाऊंगा। मैं समझ गया था। खैर, जब वो रिश्तेदार बोल देता है, यानी उस कोठी का मालिक जब ऑर्डर दे देता है कि भाई जल्दी से काम ख़त्म करो, अब पिता थोड़ा चिंता में डूब जाते हैं। 1-2 लड़के से बात करते हैं, लेकिन लड़के हाँ तो बोलते हैं लेकिन आते नहीं हैं। सबको पता था कि ये बंदा अब जवान का झूठा है, पैसे का तो हाँ भर लेता है लेकिन वक्त पर नहीं देगा। अब पिता इस चीज़ में बदनाम थे। अब कोई उनके पास में आ नहीं रहा था। तब उनको लगने लगा कि अब ये काम पूरा कैसे होगा। आखिरकार जब शाम को हम छुट्टी करने जा रहे थे, टाइम हो चुका था। अब मुझे लगा कि पिता भी अब तैयार हो गए होंगे, वो अलग कमरे में पेंट कर रहे थे। तब जब मैं उनके पास तैयार होकर जाता हूँ हाथ पैर धो करके, तब कहते हैं संजय, हमें रात भर काम करना पड़ेगा, कम से कम 12-1 बजे तक तो हम जरूर करेंगे, तभी हम काम को खींच पाएंगे, नहीं तो ये काम समय से पहले हो नहीं पाएगा। इसका मालिक नाराज हो रहा है, हमें कैसे भी काम खींचना पड़ेगा। तुम भी मेहनत करो और मैं भी करता हूँ। अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो बिल्कुल एकदम सन्न रह गया था। हाथ मुंह धो करके तैयार था कि चलो अब घर पर चलते हैं, आराम करेंगे। लेकिन सब कुछ अब गड़बड़ हो चुका था। अब पिता कहने लगे कि आप दोबारा से काम पर लग जाओ, जितना हो सकता है हम जल्दी जल्दी काम को खींचेंगे, 12-1 बजे रात तक करेंगे, इसके बाद अपने घर चलेंगे। घर कहाँ भागा जा रहा है, अगर ज़्यादा होगा तो हम यहीं पर सो जाएंगे। मैं तो जानता था कि पिताजी तो दारू का प्रबंध कहीं से भी कर लेंगे। अब 12-1 बजे के बाद में वो काम थोड़ी करेंगे। अब दारू पिएंगे और फिर आराम से सो जाएंगे। काम तो मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मैं कर क्या सकता था।
अब वैसे ही होता है। उस रात अब मेरे पिता तो काम करने अब लगते हैं, अब मैं भी अपने काम पर लग जाता हूँ। लेकिन कुछ देर के बाद में जब पिता के कमरे में जाता हूँ कि देखता हूँ कि काम कर रहे हैं कि नहीं कहें, आवाज़ नहीं आ रही थी। वाकई में मेरा अनुमान सही निकलता है। मेरे पिता उस घर में थे नहीं जहाँ पर वो पेंट कर रहे थे, वो बाहर निकल गए थे। मैं समझ गया था कि पास के ठेके पर गए होंगे दारू लाने के लिए। अब मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मैं उनका आते हुए देखता हूँ, गेट खोलते हुए देखता हूँ, और तब कहते तुम बाहर क्या कर रहे हो। अब मैं क्या बोलूँ, पिता से तो मैं बहुत डरता था। अब फिर जिस जगह पर मैं काम कर रहा था वहाँ पर आ जाता हूँ, अपना काम करने लगता हूँ। और तब मुझे आवाज़ देते हैं, संजय संजय तुम्हें भूख लगी होगी, आओ मैं खाना लेके आया हूँ। खाली पेट काम नहीं होगा। भूख तो वाकई में लगी हुई थी। और तब मैं हाथ पैर धो करके पिता वाले कमरे में चला जाता हूँ जहाँ पर वो काम कर रहे थे। और तब मैं देखता हूँ कि दारू की बोतल खोल के बैठ गए हैं। आगे चखना मखना मैंने तरह तरह का सामान खाने का वो लाए हुए थे। अब मेरे लिए खास करके रोटी पैक करा के लाए थे, और रोटी जो पैक वाला थैला था मुझे पकड़ा देते हैं, कहते हैं तुम्हारे लिए रोटी है, सब्जी भी है, अब खा लो, इसके बाद थोड़ी देर के बाद में काम पर लग जाना। अब मैं क्या करता, भूखा था, खाना खाता हूँ, और उसके बाद जो मेरे पिता है दारू पीना शुरू कर देते हैं। बदबू मुझे बर्दाश्त नहीं होता था, तो मैं उस जगह से हट जाता हूँ। जिस कमरे में काम चल रहा था मैं वहाँ जाता हूँ। अब इसके बाद मेरा खाना पीना तो कभी का ख़त्म हो चुका था। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं अपने काम पर लग जाता हूँ, पेंट करने लगता हूँ। अब फिर जब रात के करीब 1-1:30 बज जाता है, तब मैं दोबारा आता हूँ जहाँ पर पिता काम कर रहे थे। वो तो लंबे चौड़े सोए हुए थे, खराटे ले रहे थे, मतलब पूरा का पूरा बोतल हजम कर चुके थे। अब तो सुबह ही जगेंगे, ऐसा ही करते थे वो। इसके बाद मैं समझ गया कि मुझे ये काम करना पड़ेगा। चलो भाई, अब जो भी है जहाँ तक कर सकता हूँ करूँगा, और जब मुझे नींद आने लगेगी तो मैं भी सो जाऊँगा। ऐसा ही मन बना लेता हूँ कि चलो कुछ बरस दीवार पर खींच देते हैं, जहाँ तक जब तक मुझे नींद नहीं आ रही है, और वही मैं काम करने लगता हूँ। मेरे जो कमरे का दरवाज़ा था ना वो खुला हुआ था, मैं खुला ही रखता था, खिड़की दरवाज़ा, क्योंकि पेंट का जो बदबू मुझे बर्दाश्त भी नहीं होता था। मैं तो मजबूरी में ये काम करता था। पेंट करते टाइम अपने नाक वगैरह कपड़े से अच्छी तरह से बांध लिया करता था, और दरवाज़ा खिड़की इसलिए खुला रखता था कि हवा आए जाए, पेंट का जो बदबू है ना वो बाहर निकल जाए। और उस रात भी ऐसा ही था, दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं सीढ़ी लगा करके दीवार पर पेंट कर रहा था। और तभी मुझे लगा कि कोई दरवाजे पर खड़ा है। मुझे लगा कि मेरे कहीं पापा जाग तो नहीं गए। आज जब मैं मुड़ के देखता हूं ना तो मेरे आंखों पर विश्वास नहीं होता है। मैं देखता हूं कि एक नौजवान लड़की दरवाजे पर खड़ी हुई है, अब बहुत कीमती कपड़ा पहने हुए है, देखने में अमीर परिवार की लग रही है, खुले हुए बाल हैं, बड़ी बड़ी आंखों से मुझे अब निहार रही है, घूर रही है। मैं उसको देखता हूं तो मैं थोड़ा भयभीत हो जाता हूँ। कौन है भाई, कौन है भाई, ये यहाँ पर कैसे आ गई है, वो भी रात को 1 बजे। मैं भूत प्रेत से बहुत डरा करता था। मेरे जो दादी है ना, मुझे बचपन में भूत प्रेत की कहानियां सुनाया करती थी। दादी कहती थी कि देखो बेटा, भूत प्रेत को पहचान नहीं सकते तुम जल्दी से, जब तक उनके बारे में पूरी तरह से जानकारी न रखो, तब तक तुम्हारी आंखें धोखा खा सकती हैं। भूत प्रेत तुम्हारे सामने खड़े होंगे इंसान के रूप में, तुम उनको पहचान नहीं पाओगे, अंतर तुम समझ नहीं पाओगे ये इंसान है या कोई आत्मा है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। पहचानने का बहुत सारा तरीका है। मेरी दादी मुझे उस वक्त में समझाया करती थी, ना जाने कैसी कैसी बात मुझे बताया करती थी, लेकिन कुछ बातें मेरे दिमाग से निकल जाती थी, कुछ बातें मुझे जरूर याद रहती थी। और आज मैं उस लड़की को देखता हूँ ना, मैं एक बार खौफ से भर जाता हूँ, डर जाता हूँ, सीढ़ी कांपने लगती है, जल्दी से उतरता हूँ। तब वो लड़की खिलखिला करके हंसने लगती है, कहती है अरे डरो मत, डरो मत, अरे मैं कोई भूत प्रेत थोड़ी हूँ। तब मैं उस लड़की की तरफ दोबारा देखता हूँ,
वास्तव में जो दादी मुझे पहचान बताई थी वो पहचान इस लड़की पर फिट नहीं बैठ रहा था। दादी के कहना था कि भूत प्रेत के पैर ज़्यादातर उल्टे होते हैं, लेकिन इस लड़की का पैर तो बिल्कुल सीधा था। इसका चेहरा डरावना भी नहीं था, ना तो इसके कान बड़े थे, ना इसकी नाक लंबी थी और ना इसकी आंखें अंदर धसी हुई थी। देखने में खूबसूरत लड़की लग रही थी। तो ये भूत प्रेत कहाँ से होगी? मैं अपने मन को समझाने लगता हूँ, अरे डरने की जरूरत नहीं है, ये कोई साधारण लड़की है, इंसान है, ये भूत प्रेत नहीं है। लड़की लगातार हंस रही थी। कह रही थी कि तुम डर गए मुझे देख करके? क्या तुम्हें लगा कि मैं कोई भूत प्रेत हूँ? तब तक मैं सीढ़ी से नीचे उतर चुका था। अपना बाल्टी और ब्रश जमीन पर रखता हूँ, फर्श पर रखता हूँ, कपड़ा से मेरे अपना हाथ साफ करने लगता हूँ। तब वो मेरे नज़दीक आ जाती है। उसके जिस्म से एक खुशबू अब उठ रहा था। मुझे लगा कि कीमती कोई परफ्यूम लगा रखी होगी। अब अमीर परिवार की लड़की है, जैसा मैं वेशभूषा देखा था तो ये तो संभव था कि जरूर इत्र जो लगाई होगी महंगी वाली इत्र लगाई होगी। तब कहने लगी तुम पेंटर हो ना? मैं सर हिलाता हूँ क्योंकि मैं पेंटर ही था, पेंटर का काम कर रहा था। लड़की ने खुद देखा और तभी पूछ रही है कि तुम पेंटर हो ना? तब मैं कहता हूँ कि हाँ जी मैं पेंटर हूँ, क्या मेरा छोटा सा काम कर दोगे? मैं कहने लगा कि हाँ जी जरूर हो जाएगा, पेंट का काम है ना। तब कहती है हाँ पेंट का ही काम है, मेरा एक कमरा है ना उसमें सीलन काफ़ी आ चुका है। मैं एक दो बार किसी और से पेंट भी कराई थी, लेकिन वो जल्दी से फिर सीलन में आ गया है, वो सही ढंग से पेंट नहीं कर पाया है। क्या चल कर के मेरे कमरा का देख लोगे? मुझे तो दिन में वक्त मिलता नहीं है, मैं रात में ही अपने कमरे में आती हूँ, यहीं ऊपर में, कहीं दूर नहीं है। तभी तो मैं देखी थी, जब मैं बाहर से आ रही थी तो देखा कि ये कमरा खुला हुआ है, पेंट की बदबू आ रही थी, तो मुझे लगा कि चल के देखना चाहिए। जब मैं आई तो तुम सीढ़ियों पर चढ़े हुए थे, पेंट कर रहे थे। जब लड़की बताती है ना, मुझे लगा कि शायद ये सच बोल रही है। तब मैं कहने लगा कि देखिए मैडम, इस टाइम तो मैं काम कर रहा हूँ और काम छोड़ के जाना मैं उचित नहीं समझता हूँ। तब कहते भाई दूर नहीं जाना है आपको, इसी के ऊपर में हमारा अब घर है, बस कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी है और चल के एक बार देख लो, बता दो क्या क्या सामान लगेगा और कितने दिन में हो जाएगा, कुछ आइडिया तो मुझे दे दो, इतना ही तो करना है। आज मैं थोड़ी बोल रही हूँ कि तुम पेंट कर लो। मुझे लगा कि ठीक कह रही लड़की, चल के देखना चाहिए। मुझे लगा कि नहीं, पापा को भेजना चाहिए, लेकिन पापा तो दारू के नशे में सोए हुए थे, उनको जगाना अब समझ लो कि बहुत बड़ा मुश्किल काम था। वो जगते नहीं थे जल्दी से, और जगते थे ना तो गालियों से बात करते थे। अब मैं ये ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहता था। तब मैं कहने लगा ठीक मैडम, चलिए मैं देख लेता हूँ। लड़की आगे आगे चलने लगती है और वही सीढ़ी में जहाँ पर गेट लगा हुआ था, मैं कई बार उस गेट को खुला हुआ देखा था और कई बार उसमें ताला लटका हुआ था। आज भी वो ताला खुला हुआ था और सीढ़ियाँ चढ़ती जाती है। सही कह रही थी, अब पहली मंजिल पर तो उसका घर था। अब मैं जब उसके घर में पहुंचता हूं ना, तो जैसे नीचे में था बड़े बड़े कमरे, अब वैसे ही उसके कमरे थे और वो भी बहुत कीमती फर्नीचर सब कमरे में लगे हुए थे। मैं देखते जाता हूं कि भाई ये तो बहुत पैसे वाली पार्टी है, ये लड़की है ना अमीर है, इससे ज़्यादा ही पैसा मांगूंगा। और इसके बाद वो अपने कमरे के अंदर में ले जाती है, दरवाज़ा खोलती है और कहती है अंदर आ जाओ। जब अंदर आता हूं ना तो देखता हूं वाकई में लड़की सही कह रही थी, एक दीवार तो पूरी खराब हो चुकी थी और वही सीलन अब दूसरी दीवार में भी अब आ रही थी। अगर इसको जल्दी से ठीक नहीं किया गया तो ये पूरा सीलन पूरे दीवार में फैल जाएगी। मैं देखने लगता हूँ, दीवार पर जा कर के ठोक बजा के देखने लगता हूँ और तब पपड़ी उधेड़नी शुरू हो जाती है। जरा से मैं ठोकता हूँ ना तो पपड़ी भरभरा कर गिरने लगती है। अब मैं देखता हूँ कि आखिर सीलन आ कहाँ से रही है, लेकिन समझ नहीं पाता हूँ। तब मैं लड़की की तरफ मुड़ता हूँ और कहता हूँ जी हो तो जाएगा, लेकिन मुझे पहले इस सीलन के बारे में देखना पड़ेगा, ये सीलन आ कहाँ से रही है।
जब तक हम सीलन को बंद नहीं कर पाएंगे पेंट करने का कोई फायदा नहीं होगा। फिर आप कहोगे कि मैंने कोई कच्चा काम किया था, ये सीलन फिर से हो जाएगी। मेन काम है सीलन को ढूंढना, सीलन के सोर्स का पता करना कि आखिर सीलन क्यों आ रही है। और जब तक हम उसको ढूंढ नहीं लेंगे और जब तक उसको रिपेयर नहीं कर लेंगे पेंट करने कोई फायदा नहीं है। लड़की कहने लगी ये बड़ी अच्छी बात कह रहे हो, तुम तो अच्छे काम के आदमी लगते हो। पहला पेंटर ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, वो तो धड़ाधड़ पेंट करा और पैसे लेके चले गए। तुम तो बड़ा बिल्कुल परफेक्ट आदमी लगते हो। लड़की मेरी तारीफ करने लगी। हाँ, मैं तो जैसे हवा में उड़ रहा था। वो जितनी तारीफ कर रही थी और वैसा मुझे अनुमान लग रहा था कि मैं तो बड़ा पेंटर बन गया हूँ, मैं तो बहुत काबिल इंसान बन गया हूँ। चलो यही सही। और तब कहती है पेंटर बाबू खर्च कितना लगेगा? मैं अनुमान लगाता हूँ, सब कुछ हिसाब टोटल करके और बता देता हूँ। मेरे अनुमान से जो मैंने पैसा उसको बताने जा रहा था ना, वो डबल था, क्योंकि सीलन ढूंढने में बहुत मेहनत का काम था, मेहनत लगने वाला था। मेन काम तो वही था। अब मैं डबल पैसा बता देता हूँ। लेकिन लड़की जो है ना, उसके चेहरे पर सिकन नहीं आती है। अब कहती है अगर ये घर का सही ढंग से आप काम कर देते हो, जैसे आप बता रहे हो कि इसमें सीलन है, ये परफेक्ट काम कर देते हो तो मैं इसका डबल भी दे सकती हूँ। मैं तो सन रह गया। अरे मैं तो बहुत ज़्यादा पैसा बताया था। और लड़की कहती कि ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें डबल पैसा दूंगा, बशर्ते कि काम पक्का होना चाहिए। मैं तो खुश हो गया था, मुझे लगा कि और क्या चाहिए भाई। तब मैं उस लड़की से कहता हूँ कि जी मैं जो बोलता हूँ ना वो करता हूँ। अब मैं इस काम को बिल्कुल बढ़िया से निपटाऊंगा। पहले सीलन को ढूंढूंगा और इसके बाद मैं उसको मरम्मत करूंगा और फिर एक आध दिन देखूंगा कि उसमें सीलन तो नहीं आ रहा है। जब मुझे पता लग जाएगा कि सीलन नहीं आ रहा है तब मैं इसमें पेंट वाला काम करूंगा। आप मेरे काम से संतुष्ट होइएगा, मुझे अनुमान है। लड़की खुश हो गई थी, कहने लगी फिर तो तुम्हें पैसा एडवांस दे देना चाहिए। तुम 2 मिनट रुको, अभी मैं आ रही हूँ। लड़की दूसरे कमरे में जाती है और फिर जब लौट के आती है तो नोटों से भरा एक थैला मुझे पकड़ा देती है और कहती है आधा पैसा है, आधा पैसा काम करने के बाद में। अब ये मत बोलना कि मुझे पेंट ला कर दे दो, ये ला के दे दो, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये कुछ पैसा और रखो, पेंट खरीदने का, सामान खरीदने का जो भी जरूरत है तुम लेके आना, उसका हिसाब अलग रखना। आज जब लगे कि पैसा खत्म हो रहा है, पेंट का और जरूरत है, तुम मुझसे और मांग सकते हो। सच कहूँ ना, मुझे जितना खुशी उस रात को मिली थी कभी नहीं मिली थी। इतना सारा पैसा मेरे हाथों में था, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। तब लड़की कहने लगी बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अब चाय वगैरह लेके आती हूँ। तब मैं कहता हूँ नहीं मैडम जी, मुझे काम करना है। जो नीचे वाला पार्टी है ना, जो विदेश में रहते हैं, वो जल्दी से आने वाले हैं और वो चाहते हैं कि उनके आने से पहले सारा घर का काम हो जाए। तभी तो हम रात में अब काम में लगे हुए हैं। तब कहती है कि तुम अकेले काम करती हो या तुम्हारे साथ में और लोग भी हैं? तब मैं कहता हूँ कि हम 2 लोग हैं, बाप बेटे। मेरे पिताजी अंदर काम कर रहे हैं और मैं इस कमरे में काम कर रहा था। लड़की कहती है कि बस 2 मिनट रुको, बस मैं अभी गई और अभी आई। वो कमरे के अंदर जाती है, चाय तो नहीं, एक बड़ा सा गिलास में अब कुछ लेके आती है। कहती है पी लो, तुम्हारे शरीर में ताकत आएगी, एनर्जी ड्रिंक है। मैं तो पहले मना करता हूँ कि देखिए मैं ऐसे ऐसे ड्रिंक पीता नहीं, आदत नहीं है ना जी। तब वो मुस्कुराने लगती है, हंसने लगती है, अरे पी लो पी लो, शरीर में जान आ जाएगी, तुम जल्दी जल्दी अपना काम करने लगोगे। पी के देखो, ये ताकत वाली चीज़ है, ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। तब मैं उस गिलास को पीता हूँ। अब वाकई में स्वाद मुझे कोई खास नहीं लगा, लेकिन जब पूरा गिलास पीता हूँ ना तो मुझे लगता है कि शरीर में कुछ न कुछ तो हो रहा है, कुछ अलग मुझे महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि शरीर हल्का हो रहा है, हल्का हो रहा है, और मुझे नींद भी आने लगी थी। वो ड्रिंक पीने के मुझे आदत नहीं थी ना, और उस मैडम का कहना था कि इसमें एनर्जी है, ताकत है, ये ताकत वाले ड्रिंक है।
जब वो लड़की को लगता है कि मुझे नींद आ रही है, अब मेरे पैर इधर उधर डगमगा रहे हैं, तब कहती है, हाँ हाँ तुम पहली बार पी रहे हो ना, ये यहाँ बैठ जाओ, सुबह बैठ जाओ। ये कुछ ऐसा महसूस होता है कुछ देर के लिए, लेकिन कुछ ही देर में बिल्कुल सही हो जाओगे, नॉर्मल हो जाओगे। अब फिर कहोगे कि ऐसा ही ड्रिंक मुझे रोज चाहिए। लड़की बोल करके हंसने लगती है। अब मेरा सर कुछ देर के लिए चकराने लगा था। मैं सोफे पर तो बैठ गया था, लेकिन लग रहा था कि मैं हवा में उड़ रहा हूं। सर चकरा रहा था, आंखें बंद किए हुए था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊं। मैं उस लड़की से बोलना चाहता था कि ये मुझे सूट नहीं हो रहा है, आपने मुझे क्या पिला दिया, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाया था। और अचानक मेरी आंखें बंद होती चली गई। और जब मेरी आंख खुलती है ना, तब मैं अपने आप को जो देखता हूं ना, तो मुझे विश्वास नहीं होता है। मैं उस लड़की के बगल में लेटा हुआ था, बिना कपड़ों का। और लड़की बेसुध सोई हुई थी, मेरे सीने पर हाथ रख करके। ये जब दृश्य देखता हूं ना, तो एकदम हड़बड़ा जाता हूं। अरे ये क्या हुआ, मैं यहां पर कैसे आ गया, क्या हुआ मेरे साथ में। मैं खौफ में भर जाता हूं, अब क्या होगा, कहीं मैं अब जबरदस्ती तो इस लड़की के साथ में नहीं किया। मन में तरह तरह का सवाल आने लगा था। अब मेरे जीवन में ये पहली ऐसी घटना थी जो मैंने ये महसूस किया था। मैं आज तक किसी लड़की के इतना नज़दीक नहीं गया था। ये नज़दीक, ये तो बहुत नज़दीकी मामला हो चुका था। मेरे शरीर पर वस्त्र नहीं, लड़की के शरीर पर वस्त्र नहीं, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। मैं उठ जाता हूँ, कांपने लगता हूँ। तब शायद लड़की को एहसास होता है, जब मैं अपने सीने से हाथ हटा कर रख देता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि ये क्या हो गया, मैं तो उस कमरे में था, ये तो अलग कमरा है। तो ये लड़की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था क्या, मुझे ऐसा ही लगने लगा था। तब तक लड़की उठ के बैठ जाती है। अब मेरी तरफ देख कर कहती है, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है। मैं उस लड़की की तरफ देख रहा था, गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। तब लड़की कहती है, देखो मैं अनजाने में तुमसे प्यार कर बैठी। जब मैंने तुम्हें देखी ना, तो मुझे बड़ा तुम सुंदर लगे थे। मैं अपनी भावना में बह गई थी। मुझे लगा कि यही तो तरीका है तुम्हें पाने का। देखो मुझसे गलती हो गई है। मैं जो ड्रिंक पिलाया था ना, हाँ वो ताकत का ही ड्रिंक है, लेकिन जो भी इंसान पीता है ना, पहली बार उसको ऐसा ही लगता है। उसके शरीर में बेचैनी हो जाती है, घबराहट हो जाता है। अब इसका साइड इफेक्ट है। तुम उस साइड इफेक्ट में आ चुके थे। तुम सोफा से गिर रहे थे। मैं सोचा कि तुम्हें उठा करके अब पलंग पर लेटा दूं, ताकि तुम आराम से सो सको। लेकिन जब मैं तुम्हें अब पलंग पर लेटाती हूं ना, तब मुझे तुम अपनी बाहों में भर लेते हो। मैं भावना में बह गई थी। अब फिर मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वो टाइम ही ऐसा था जब मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। लड़की के आंखों में आंसू मैं देख रहा था, और वो अपने कपड़े पहन रही थी। मैं भी अपने कपड़े पहन लेता हूँ। अब मैं पलंग से उठ के खड़ा हो जाता हूँ। कहता हूँ, मैडम जी ये आपने ठीक नहीं किया। तब मुझे पकड़ लेती है। कहती है, मैं भावना में बह गई थी, मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाई, लेकिन मैं दिल से तुम्हें चाहने लगी हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। कई बार बोलती है। अब तो मैं अब सोच में पड़ गया था कि अब क्या दोस्ती, दोस्ती से तो हम आगे निकल चुके हैं। मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। उस कमरे से मैं निकलने लगता हूँ। तब कहती है, अरे अपने ये पैसे तो लेते जाओ, पैसे तुम्हारे यहीं रखे हुए हैं, आखिर तुम्हें काम भी तो करना है, पैसे लगेंगे ना उसमें। मैं तो दिल तो किया था कि मैं बिल्कुल उस पैसे को ना छूं, लेकिन मैं मजबूरी थी। अगर हम पैसा नहीं लेंगे तो काम कैसे करेंगे। आखिरकार मैं उस पैसे को उठाता हूँ। तब वो लड़की मेरा रास्ता रोक देती है, दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। कहती है, मुझे माफ़ कर दो ना, मैं भावना में बह गई थी, मैं तुम्हें बताया ना, ऐसे में मेरा अकेले का दोस्त नहीं है। तुमने मुझे अपने बाहों में भर लिया था। अब मुझे लगा कि शायद तुम मुझसे भी प्यार करते हो। तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाई थी। ताली दोनों हाथ से बजी थी। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, कोई कसूर नहीं है।
वो अपने आप को सफाई दे रही थी। अब मुझे भी लगा कि शायद लड़की सच कह रही है। लड़की सुंदर है, पैसे वाली घर की है, अब मैं इसे दोस्ती कर सकता हूँ। तब कहता हूँ कि मैडम, मैं कहाँ एक पेंटर और आप पैसे वाले पार्टी हैं, अमीर अमीर घर की आप लड़की हैं, और हम में आप में जमीन आसमान का फर्क है, ये संभव नहीं है। तब वो कहने लगी कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं दिल से तुम्हें चाहने लगी हूँ। हम ऐसा कुछ करेंगे कि हम दिन में कभी नहीं मिलेंगे, हम रात को मिलेंगे। हमारा इस घर में मेरा बड़ा भाई रहता है और वो रात को अब काम पे जाता है, अब सुबह के टाइम में वो लौटता है, और इसके बाद वो रात भर जगा होने के कारण वो सो जाता है, और उसका दिनचर्या यही है। वो रात भर इस जगह से गायब रहता है, और इस घर में मैं अकेले रहती हूँ। दिन में तुमसे तो मैं मिल नहीं सकती, लेकिन रात में तुम मेरे पास में आ सकती हो। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अब फिर मैं सोचता हूँ कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए। तब मैं कहता हूँ, मैडम जी, मैं सोच के बताऊंगा। मैं डरा हुआ था, खौफ में था। ये पहला अनुभव था जो मैं किसी लड़की के, वो भी इतनी खूबसूरत लड़की के नज़दीक गया था। शायद ये मेरी गलती थी, वो एनर्जी ड्रिंक की गलती थी जो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाया था। और वो लड़की सच कह रही होगी कि मैंने ही उसको अपने बाहों में भर लिया होगा, मैं अपने होश में नहीं था ना। और वो लड़की सही भावना में बह गई होगी। दोनों से गलती हुआ है। यही सोचते सोचते मैं नीचे उतर आता हूँ, और फिर वो पैसा कौड़ी समेट के मैं अपने थैले में रख देता हूँ कि जब बापू उठेंगे तब कुछ पैसा उनको दूंगा, तब बताऊंगा ये काम भी करना है। लेकिन और कोई बात अपने बापू से बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सब कुछ अपने मन में तय कर लिया था। अब फिर मैं काहे के लिए काम करने जाना, थका हुआ था, और उसी कमरे में मैं सो जाता हूँ। सुबह मेरे बापू आवाज देते हैं, अरे सोता ही रहेगा कि काम भी खत्म करना है। तब मैं हड़बड़ा के उठता हूँ। मैं अपने थैले की तरफ देखता हूँ कि बापू हाथ नहीं तो लगाए थे, लेकिन उस थैले को जहाँ मैं टांगा हुआ था वहीं पड़ा हुआ था। मतलब बापू अभी थैले को देखे नहीं थे। तब मेरी जान में जान आता है। अगर वो पैसे को देख लेते ना तो 1 रुपया उसमें से नहीं बचता, सब के सब अपने पास में रख लेते। मैं कुछ पल के तो डर गया था, लेकिन जब जान गया कि पैसा अपने जगह पर सुरक्षित है, अब थैला वहीं टंगा हुआ है, तब मुझे लगा कि अभी सब कुछ ठीक है। तब मैं जल्दी से उठ जाता हूँ। तब बापू पूरा कमरे का अब नज़र मारने लगते हैं। कहते हैं, रात में तुमने काम तो खींचा है, लेकिन इतना स्पीड से नहीं, कुछ स्पीड तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। और मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कुछ लड़के मिल जाए तो मैं उनको लेके आता हूँ। मुझे लग नहीं पा रहा है कि हम दोनों भी मिल करके इस घर में काम करेंगे तो तय वक्त पर पूरा नहीं हो पाएगा। मैं समझ गया था कि बापू तो काम करते नहीं, दारू पी के पड़े रहते। अगर वो रात में मेहनत करते तो जरूर घर का काम पूरा हो सकता था। मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ कि डिसीजन तो बापू ही करते थे। और उसके बाद वो चली जाती है लड़कों की तलाश में चौक पर, और मैं उस घर में अब अकेला था। भूख भी लगी थी, नाश्ता का टाइम हो चुका था। अब बापू ने बोला भी नहीं था कि वो नाश्ता लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे। मैं अब उस कोठी से बाहर निकलता हूँ, इसके बाद पास के दुकान पर जाता हूँ। अब पहले भरपेट नाश्ता करता हूँ, चाय पीता हूँ, और तब उसके बाद मैं कोठी में लौट आता हूँ, और वो पैसा कौड़ी में छिपा करके अब सही स्थान पर रख देता हूँ कि बापू अगर थैले में हाथ भी डालें तो पैसा ना मिले। इस पैसे पर सबसे ज़्यादा अधिकार मेरा था, बापू का नहीं था। बापू को मैं देना चाहता था, बताना चाहता था कि छोटा सा काम है, ऊपर का कमरे क्या, सब कुछ बताना चाहता था। आखिरकार बापू जब लौट के आते हैं ना तो 2 लड़के उनके साथ में होते हैं। अब बापू बड़ा खुश नजर आ रहे थे, लड़का मिल चुका था ना। उन लड़के से बात करते हुए इसी घर के बारे में कि जल्दी जल्दी काम खत्म करना भाई लोग, जल्दी जल्दी तुम लोग मेहनत करना, अब पैसे की तुम लोग टेंशन मत करना, पैसा तुम्हें जब चाहोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और वो लड़के काम पर लगा करके तब मेरे पास में आते हैं। तब मैं बापू से कहता हूँ कि बापू, एक ऊपर का कमरा है इसी फ्लोर पर, तुमने देखा होगा कि ऊपर
अलग कोठी है। तब कहते हैं हाँ क्या हुआ उस कमरे में। तब मैं बताता हूँ कि एक मेम साहब आई थी, जाकर के आप तो थे नहीं यहाँ पर, तो मैं जाके कमरा देख आया था। उसमें कुछ सीलन सी है और पेंट खराब हो रहा है। ये कमरे का ही काम है। अब मैं अपने आइडिया से अब बोल दिया था कि इतना पैसा लगेगा। उन्होंने पैसा भी दे दिया। अब फिर वो पैसा मैं अलग कर रखा था और बापू के हाथों में पकड़ा देता हूँ। बापू जब वो पैसा देखते हैं ना तो आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगते हैं। एक कमरे का इतना सारा पैसा तूने मांग लिया। मैं कहने लगा बापू उसमें मेहनत है, वो सिलन हमें ढूंढना पड़ेगा। और तब बापू हंसने लगते हैं और कहते हैं तू तो बड़ा ठेकेदार बन गया रे, मेरे से भी ज़्यादा बड़ा बन गया है। छोटे से काम के लिए तू इतना सारा पैसा मांग लिया उस मेम साहब से। और बड़ा खुश हो गए थे, मुझे शाबाशी देने लगे, मेरी पीठ ठोकने लगे और कहने लगे तू मेरा नाम को आगे करेगा। मैं जानता था तू मेरे से आगे निकलेगा और आज मैंने देख भी लिया। ले इसमें से कुछ पैसे तू रख ले। वाकई बापू उस दिन इतना खुश थे, मुझे तो लग ही नहीं पा रहा था कि वो मेरे पिता हैं। आज तक मुझे ना कभी शाबाशी दिया था, ना मुझे इस तरह से अब प्रेम किया था। ये पहली बार था जब मैंने होश संभाला था। तब से मैं भी खुश हो जाता हूँ, पैसे अपने जेब में रखता हूँ और तब कहता हूँ बापू अब लड़के आ ही गए हैं तो अब लड़कों को काम पर लगाइए और साथ में हम लोग भी लगते हैं, जल्दी जल्दी इस घर का काम खत्म करते हैं। बापू और खुश हो जाते हैं। अब फिर हम लोग काम पर लग जाते हैं। बापू फिर आते हैं घंटे के बाद में और कहते हैं तुमने कब से बोला था काम करने के लिए। मैं बोला था कि जब यहाँ का काम खत्म हो जाएगा तब हम उस काम को करेंगे। बापू और खुश जाते हैं, कहते हैं बड़ा समझदार है तू, अब मेरा नाम को आगे बढ़ाएगा। मुझे फिर शाबाशी देते हैं और फिर हम लोग अपने काम पर जुट जाते हैं। शाम ढलती है ना तो वो जो लड़के थे ना अब अपना काम खत्म कर दिए थे और बापू से कहने लगे देखिए हम लोग रात में काम नहीं कर पाएंगे, हम तो सुबह से काम में थक चुके हैं, इतना ही हम काम करते हैं, हमें पैसा दे दीजिए आज का दिहाड़ी, कल हम सुबह फिर आ जाएंगे। बापू पैसा दे देते हैं, पैसा तो था उनके पास में। वो लड़के भी खुश होकर के चले जाते हैं। अब बापू कहते हैं कि भाई सुबह में जल्दी आ जाना, मैं यहीं पर तुम लोग का इंतजार करूंगा, मैं चौक पर नहीं आऊँगा। और तब वो लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग यहीं पर आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या था, मैं बापू से कहने लगा क्या हम लोग घर चलें। तब बापू कहते हैं अभी काम देख रहा हूँ कितना बड़ा है, हम लोग दोनों आज लगते हैं और कोशिश करते हैं कि एक एक घर का काम हम लोग ख़त्म कर लें रात में, जब तक हमें नींद नहीं आती। अब इसके बाद हम लोग फिर से काम में लग जाते हैं और 8 बजते ही बापू मेरे पास में आते हैं और कहते हैं संजय क्या खाएगा, क्या तेरे लिए आज कुछ स्पेशल ले आऊँ, तू मटन खाना पसंद करता है ना। तब मैं कहता हूँ बाबू आपका जो इच्छा है ले आओ, जो भी लाओगे मैं खा लूँगा। मैं जानता था वो मेरे लिए नहीं अपने लिए जा रहे थे। अब उनकी ठेके का टाइम हो चुका था, बिना दारू के तो रह नहीं सकते थे और उसके बाद वो निकल जाते हैं। मैं अपने काम में जुटा रहता हूँ और आखिरकार एक आध बार मैं निकल करके देख लेता था जीने पर, लेकिन अभी मैंने कोई मन नहीं बनाया था और उस घर में उस लड़की का भाई है कि नहीं है मुझे पता भी नहीं था। मुझे मालूम था कि वो लड़की रात में अकेली रहती है, अगर उसने मेरे साथ में दोस्ती किया है तो मुझे बुलाने के लिए जरूर आएगी, मुझे इतना पक्का पता था। मैं उस सीढ़ी पर देख लेता था। अब वो सीढ़ी में कई बार मैं जब गया था तो उसमें ताला भी बंद था, मतलब उसका भाई अब चला गया था या फिर कहीं बाजार में गया था, मैं देख नहीं पाया था। ना तो उसको आते हुए देखा था और ना जाते हुए देखा था। लड़की कहाँ थी ये भी मुझे मालूम नहीं था। खैर अपने काम में लग जाता हूँ और इसके बाद बापू आते हैं और हम लोग खाना खाते हैं, बापू ड्रिंक करते हैं और मैं जानता हूँ कि अब ड्रिंक करने के बाद भी काम नहीं कर पाएंगे। अब वही होता है, मैं तो अपने काम में जुटा रहता हूँ लेकिन बापू सो जाते हैं। अब मैं उनको जगा भी नहीं सकता था ना, और ऐसा सोते थे कि बिना सुबह के वो उठते नहीं थे। बोतल डकार करके और जल्दी से जाग जाए ऐसा संभव था ही नहीं। अब फिर मैं दूसरे कमरे में काम कर रहा था। अब रात को करीब 12:30 से ऊपर का वक्त हो चुका था। अब मुझे भी अब आलकस आ रही थी, नींद आ रहा था। अब मैं सोच रहा था उस लड़की के बारे में
क्या मुझसे उससे दोस्ती करना अब सही रहेगा? वो बड़े घर की बेटी है, लेकिन जब वो दोस्ती चाहती है, वो भी चाहती है कि हम रात में मिले, तो इसमें हर्ज क्या है? अब हमें कोई कौन देख पाएगा? उसका भाई तो अपने काम पर निकल जाता है। जो लड़की कहती है कि दिन में अब सोता रहता है, अब रात में वो चला जाता है, तो लड़की तो घर पर अकेली होगी। अगर वो आती है तो मैं चला जाऊंगा। मैं अपने मन में सोच लेता हूँ, उस लड़की का आकर्षण मुझे अब फंसा देता है। ऐसा सुंदर लड़की थी कि कोई भी देखे तो देखता रह जाए। अब मेरे नसीब में ऐसा कहाँ था? ये तो नसीब कैसे मेरे जाग गया था, ये तो मैं भी नहीं जानता था। और उसके बाद में वही होता है, जब मैं अब उतरने का मूड में था कि चलो अब सीढ़ी से उतर जाते हैं, हाथ पैर धोते हैं, लड़की आती तो ठीक है, नहीं तो मैं सो जाऊंगा। आज जैसे सीढ़ी से उतरने की कोशिश करता हूँ, और वो लड़की आ चुकी थी। अब मेरा नाम लेकर के बोलती है, संजय, सारी रात काम करोगे या फिर आराम भी करोगे? मुस्कुराती हुई मेरे पास में आती है, और उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। मैं उसकी तरफ देखता रह जाता हूँ। उसकी आंखों में जैसे कोई जादू था। जैसे देखता हूँ ना, तो मैं मोहित हो जाता हूँ, और उसको मैं देखता ही रह जाता हूँ। और तब कहती है, क्या हम चले अपने कमरे में ऊपर में? क्या तुम मेरे साथ में चलना चाहते हो? क्या मेरी दोस्ती तुम्हें कबूल है? तब मैं कहता हूँ, हाँ, मुझे कबूल है। अब मैं जैसे जादू में फंसा हुआ था, उस लड़की के पीछे पीछे फिर उसी कमरे में आ जाता हूँ। अब तो हमें कोई देखने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। और लड़की फिर वही एनर्जी ड्रिंक लेके आती है। और तब मैं डर जाता हूँ और कहता हूँ कि नहीं नहीं, मैं इस ड्रिंक को हाथ नहीं लगाऊंगा। और तब मुझे जबरदस्ती करती है, अरे वो पहली बार था, अब तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम इसको पियोगे ना, तो तुम्हारे अंदर ताकत महसूस होगी। तुम पी के देखो। बाप, मैं तुमसे झूठ थोड़ी बोलूंगी, अब तो तुम मेरे दोस्त हो गए। अब पहली बार भी मैं तुमसे झूठ नहीं बोला था। ये ऐसा ही ड्रिंक है, यही ड्रिंक मैं पीती हूँ। लो, मैं तुम्हारे सामने पीती हूँ। और उसी गिलास में से वो भी ड्रिंक पी लेती है, और फिर मुझे पिलाने लगती है। और फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। वाकई में ड्रिंक जादुई था, ताकतवर था। जैसे वो ड्रिंक पीता हूँ ना, ऐसा लगता है कि शरीर में ताकत बढ़ने लगी है, शरीर में झंझनाहट होने लगती है, जैसे बिजली का करंट शरीर में फैलता जा रहा हो। और फिर ऐसा लगता है कि मैं नशे में होता जा रहा हूँ, नशे में होता जा रहा हूँ। और फिर अपने आप पर मैं काबू रख नहीं पाता हूँ। लड़की को अपने बाहों में भर लेता हूँ, और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। मैं इतना अपने आप में जैसे नशे में हो चुका था। और जब मेरी नींद खुलती है ना, तो वैसी ही हालत था जैसे कल की हालत था। मेरे शरीर पर एक वस्त्र नहीं थे, और ना उस लड़की के शरीर पर। और वो कल की तरह अब अपना हाथ मेरे सीने पर रख करके मजे से सो रही थी। मैं सामने घड़ी लगा हुआ था, और जब मैं घड़ी में टाइम देखता हूँ ना, तो सुबह के 3 बजे हुए थे। और तब मैं जल्दी जल्दी कपड़े पहनता हूँ, अपने सीने से अब उसका हाथ उठाता हूँ। अब फिर एक बार लड़की की तरफ देखता हूँ। अब मैं उस कमरे से बाहर निकल जाता हूँ, दरवाज़ा खींच देता हूँ। ऑटोमेटिक लॉक था, शायद अंदर से बंद हो गया होगा। अब फिर मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ गेट से बाहर निकल कर गए, और जिस कमरे में काम कर रहा था उसी कमरे में आ जाता हूँ। उस लड़की के बारे में सोचने लगता हूँ कि देखो कितनी सुंदर लड़की है, पढ़ी लिखी है, और मेरे जैसे अनपढ़ लोग से दोस्ती कर लेती है। ऐसा कैसे संभव है? मेरे में उसने क्या देखा है? और तब मन ही मन बड़ा खुश हो जाता हूँ, और कहने लगता हूँ, ये जो प्रेम होता है ना, ये रूप और ऐसी चीज़ें नहीं देखता है, ये अपने आप हो जाता है। शायद लड़की ने मेरे अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ देखी होगी, कोई आकर्षण उसको पसंद आ गया होगा, और तभी तो मेरे आकर्षण में फंसी हुई है। अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए। अब फिर मैं अपने कमरे में सो जाता हूँ, बिस्तर पर, ज़मीन पर। और जब आवाज़ कानों में गूंजती है, वो आवाज़ मेरी पापा का थी। कहने लगे कि सोते रहोगे संजय, देखो अब ज़्यादा टाइम गुजर गया है, देखो 8 बजने वाले हैं, और अभी तक तुम खराटे भर रहे हो। मैं अंगड़ाई लेके उठता हूँ, अब वाकई में 8 बज चुके थे। और तब मैं जल्दी जल्दी बाथरूम की तरफ भागता हूँ, फ्रेश होता हूँ, और फिर आता हूँ
तो पिता तैयार बैठे हुए थे। हाँ, कहते हैं चलो लड़के आ गए हैं, अब मैंने काम पर लगा दिया हूँ, चलो हम पास के होटल पर चलते हैं, नाश्ता वास्ता करके आते हैं, और फिर हम अपने काम पर लग जाएंगे। हम दोनों बाप बेटे अब सामने के होटल में जाते हैं, भरपेट नाश्ता करते हैं, चाय वाय पीते हैं, और फिर अपने काम में लग जाते हैं। पूरा दिन अब ऐसे निकल जाता है, लेकिन अब लग रहा था कि 2 दिन के अंदर में हम इस कोठी का काम खत्म कर देंगे। काम स्पीड से लड़के भी खींच रहे थे। जो 2 नए लड़के आए थे वो भी जल्दी जल्दी हाथ चला रहे थे। इसके बाद शाम के टाइम हो चुका था। लड़के अब जाने को तैयार थे। पापा मेरे पैसा दे दिए। लड़के खुश होकर के चले गए थे। उनको उम्मीद नहीं था कि पापा पैसा देंगे। अब ऐसे ही अफवाह मार्केट में फैली हुई थी। मेरे पिता बदनाम हो चुके थे कि कारीगर तो रख लेते हैं, पेंटर रख लेते हैं, लेकिन वक्त तो पैसा नहीं देते। जब उन लड़के को पैसा मिल जाता है तो वो तो खुश बिल्कुल होंगे। और उसके बाद भी हम लोग काम में जुटे रहते हैं। और वही 9 बजे 8 बजे के आसपास पिताजी फिर होटल जाते हैं। होटल अब मैं जानता था कि अब भूख ज़्यादा, अब पीने के लिए जरूर जाते हैं। ठेके से दारू लेके आते हैं जैसे रोज़ होता था। अब फिर वही होने लगा। खाना खाने के बाद मैं तो अपने काम पर लग गया था। और जब आके देखता हूँ तो पिताजी खर्राटे मार रहे हैं। मैं तो समझ गया था कि दारू पीने के बाद ये इंसान कभी काम नहीं करते, ये सो जाते हैं। इनकी आदत शुरू से ही है, ये आदत ख़त्म नहीं होने वाली है। और आखिरकार जब रात हो जाती है, 12:30 से ऊपर का टाइम होता है, और तब वो लड़की अब मेरे कमरे में आ जाती है। और फिर मुझे इशारा करती है कि मैदान साफ है, आ जाओ मेरे साथ में। मैं जादू से बंधा हुआ और उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। उसके कमरे में आता हूँ और फिर रोज की तरह सिलसिला शुरू हो जाता है। वही ड्रिंक मुझे खुद भी पीती है, मुझे भी पिलाती है। और फिर मैं उस लड़की के बाहों में भर लेता हूँ जहाँ मुझे याद था। और उसके बाद सुबह में जब मेरी आँख खुलती है ना, तो 3 बज चुका होता। लड़की बेसुधी में सो रही होगी। मैं देखता हूँ वो खराटे भर रही है। जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं है, ना उसके जिस्म पर और ना मेरे शरीर पर। मैं जल्दी से कपड़े पहनता हूँ और तब मैं लड़की को ध्यान से देखने लगता हूँ। लड़की देखने में पढ़ी लिखी है, सुंदर है, जवान है। इसको तो बहुत सारे लोग, अब अच्छे अच्छे परिवार के लोग मिल जाएंगे, लड़के मिल जाएंगे। इसने मेरे अंदर ऐसी क्या खूबी देखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। ये मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रही है, जबकि ये खुद पैसे वाली है। तो मुझ पर ये क्यों रिझी हुई है, क्यों ऐसा? मैं उस मतलब को समझने की कोशिश कर रहा था। लड़की को देख रहा था। लड़की बेसुध सोई हुई थी और अचानक ड्रेसिंग टेबल अब उसी कमरे में लगा हुआ था। उस पर पर्दा लगा हुआ था। अब मैं सोचा कि चलो अब एक बार अपने आप को देख लेता हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ ना, एक बार अपने को संवार लूँ, जाते टाइम कंघी उंघी कर लूँ। और वो ड्रेसिंग टेबल का कपड़ा हटा देता हूँ। अब फिर अपने आप को शीशा में देखने लगता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शीशे के सामने से जैसे ही हटता हूँ ना, अब वो शीशे के अंदर में ड्रेसिंग टेबल का जो शीशा था, उसमें जो प्रतिबिंब नजर आ रहा था सामने वाले पलंग की, जिस पर हम दोनों लेटे हुए थे और वो लड़की भी लेटी हुई थी। जैसे ही हटता हूँ ना, जो उस डाइनिंग टेबल के शीशे में और ड्रेसिंग टेबल के शीशे में जो देखता हूँ, मैं एकदम कांप जाता हूँ। वो खूबसूरत लड़की, और जब मैं शीशे में देखता हूँ उसका चेहरा मोहरा, उसका शरीर, मेरे तो जवानी चिपक जाती है। मेरा बदन कांपने लगता है। ऐसा डर का एहसास होता है कि ऐसा डर मैंने अभी तक महसूस नहीं किया था। वो लड़की जितना देखने में सुंदर लग रही थी और उतना ही एकदम कुरूप थी। शरीर काला था, जगह जगह से ऐसा लग रहा था कि जली हुई है। उसका चेहरा भी जला हुआ नजर आ रहा था। उसके सर पर जो बाल थे ना, वो भी आधा अधूरे थे, मोटे मोटे, कहीं पर कहीं पतले पतले, जैसा लग रहा था कि जले हुए हैं। और उसकी आंखें बिल्कुल धसी हुई थी, जैसे उसकी आंखें जल चुकी हो। जब मैं उसका चेहरा देखता हूं ना, तो मैं कांप जाता हूं। पलट के देखता हूं तो फिर वही शक्ल मुझे दिखाई देता है। वही सुंदर लड़की, बिल्कुल जवान, खूबसूरत, और पलंग पर लेटी हुई खराटे भर रही है, नींद में है।
आज जब मैं शीशा की तरफ देखता हूँ तो फिर उसका वो डरावना रूप दिखाई देता है। मैं दोनों में फर्क नहीं कर पा रहा हूँ कि जो मैं शीशे के अंदर में देख रहा हूँ ये है क्या। आज जब मैं पलट के देखता हूँ तो खूबसूरत लग रही है। मैं इतना डरा हुआ था, मुझे लगने लगा कि अब मैं क्या करूं। पैर भारी हो गए थे, जैसा लग रहा था कि पैर में काफी वजन हो चुका है। हाथ पैर कांप रहा था और अचानक वो लड़की जाग जाती है। आज जैसे ही उसने देख लिया कि मैं वो ड्रेसिंग टेबल का कपड़ा हटा दिया हूं, और वो एक गोली की तरह स्पीड से मेरे पास में आ जाती है और कहती है, तुमने मुझे असली रूप में देख लिया, मुझे असली रूप में देख लिया। तूने ये शीशे का पर्दा क्यों हटाया, क्यों हटाया। मेरे गला पकड़ लेती है, मेरे गला को जोर जोर से दबाने लगती है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे जमीन पर गिरा देती है, मेरे सीने पर चढ़ बैठती है, गला दबाने लगती है। अब मैं चाह करके भी उसको रोक नहीं पाता हूं, जैसे मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हो। और अभी भी वो वही शक्ल में थी, खूबसूरत लड़की के शक्ल में। अभी तक उसका चेहरा मोहरा मुझे ऐसे ही नजर आ रहा था। आज जब शीशे में मैंने देखा था, इतना क्रूप चेहरा, इतना डरावना चेहरा मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं था। मैं कांप गया था, मैं चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा था। अचानक ऐसा मेरा दम घुटने लगा कि अब मैं मर चुका हूं, मरने वाला हूं, ऐसा मुझे एहसास होने लगा और मेरे आंखों के आगे अंधेरा छाता चला गया। जब मैं अपनी आंख खोलता हूं ना, सांसें लेने लगता हूं, जोर जोर से सांसें लेता हूं। ऐसे लग रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। सर चकरा रहा है, सर चकरा रहा है। बड़ी देर के बाद मैं अपने आप को नियंत्रित करता हूं और फिर मैं अपनी आंखें खोलता हूं। आंखें खोलता हूं तो मैं अपने आप को उसी जगह पर पाता हूं, फर्श पर पाता हूं। और मैं जल्दी से उठ के खड़ा होता हूं तो देखता हूं कि सुबह के अब 5 बज चुके हैं। मैं बिस्तर पर देखता हूं तो लड़की का नामो निशान नहीं था। मैं खौफ में था, बिल्कुल खौफ में था। अब मैं समझ गया था, अपनी तरफ से वो लड़की मुझे जिंदा नहीं छोड़ी थी। मेरे भाग मेरे साथ दे रहे थे कि मेरी मौत नहीं हुई थी। अब मैं दरवाजा खोलता हूँ और इसके बाद पीछे पलट के नहीं देखता हूँ। सीढ़ियाँ उतरते हुए और सीधा अपने पिता के कमरे में भागता हूँ, जहाँ पिता सोए हुए थे। मैं उनको जगाने लगता हूँ, पापा उठो, पापा उठो, पापा उठो। लेकिन पापा काहे के लिए उठने जाए। वो मुझे अब भद्दी भद्दी बातें, गंदी गाली जो उनकी आदत थी, अरे हट जा बे, मुझे सोने दे, मुझे सोने दे, अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मैं खुद उठ जाऊंगा। उनको लग रहा था कि मैं घर में सोया हुआ हूँ, मेरी माँ उन्हें जगा रही है और ऐसे ही कुछ अंट संट बोल रहे थे। मैं समझ गया था ये इतना जल्दी उठने वाले नहीं है जब तक सुबह सही ढंग से नहीं हो जाएगी। अब मैं उन्हीं के बगल में अब लेट जाता हूँ। मैं डर में था, मैं पापा को जगा करके बताना चाहता था कि मैंने क्या देखा, मैंने क्या अनुभव किया। लेकिन जब पापा नहीं जागते हैं तब मैं भयभीत होकर के सोता रहता हूँ, लेकिन पापा के साथ चिपका हुआ। मुझे लगा कि प्रेतात्मा तो इसी घर में, इस घर के ऊपर में है, वो तो कभी भी आ सकती। अगर उसको पता लग गया कि मैं जिंदा हूँ तो मुझे छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन अपने भविष्य के बारे में सोचने लगता हूँ कि ये बात मैं अपने पिता को बताऊंगा तो पिता क्या मानेंगे, नहीं मानेंगे। वो भूत प्रेत पर यकीन करते ही नहीं थे। वो एक ऐसे ऐसे डरावने घर में चले जाते थे और काम करते थे जो हर कोई इंसान उस घर में जाया नहीं करता था। मैंने उनको जानता था, वो भूत प्रेत पर कभी भी यकीन नहीं करेंगे, मेरी बात को जरा भी नहीं मानेंगे। हाँ, तब मैंने सोच लिया था कि नहीं, अब मैं पापा के साथ काम नहीं करूँगा, मैं अपने माँ के पास चला जाऊँगा। जब तक मेरी माँ घर पर नहीं आएगी तब तक मैं नहीं आऊँगा। अब तो मेरे पास बहुत सारा पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। उस आत्मा ने मुझे, उस प्रेतनी ने मुझे बहुत सारा पैसा दिया था। अब मैं भला उसका काम क्यों करूँगा, क्यों करूँगा। वो तो प्रेतात्मा है, वो कोई साधारण लड़की तो है नहीं। अब इसके बाद मैं सुबह तक इंतज़ार करता हूँ। आज जब पापा नींद से जग जाते हैं तब कहते हैं
क्या तुझे जल्दी नींद खुल गई बेटा? तब मैं कहता हूँ पापा आप ये काम संभाल लीजिए, मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जा रहा हूँ माँ के लेने के लिए, माँ को लेकर के ही आऊँगा। पापा कहते हैं अरे तू क्या बकवास कर रहा सुबह सुबह, नशा कर लिया था क्या? अरे तेरी माँ नहीं आने वाली, मैं जानता हूँ उसको, वो नहीं आने वाली, चाहे तू कितना भी कोशिश कर ले। तब मैं कहता हूँ पापा मैं भी आप ही का बेटा हूँ, जब तक माँ नहीं आएगी मैं भी नहीं आऊँगा। मैं देखता हूँ कि माँ कब तक मामा के घर रहती है। मैं प्रण कर लिया हूँ कि मैं जब भी लौटूंगा माँ के लेके लौटूंगा। अब मैं निकल रहा हूँ। पापा मुझे रोकने लगते हैं, अरे अभी काम खत्म नहीं हुआ। तब मैं कहता हूँ कि आपके पास पैसे हैं ना, वो पैसे मैंने जो दिए हैं ना, आप उसको पूरा खर्च करो, वो काम अब नहीं होगा। वो लड़की आई थी और उसने मना कर दिया, आप पैसे भी लौटाने नहीं हैं। पापा बड़े खुश हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो गया? तब मैं कहता हूँ कि लड़की चली गई, अब उसकी चिंता छोड़ दो, वो काम जब होगा तब हम देख लेंगे। अब एक दो लड़का और बढ़ा लो और अब अपना काम खत्म करो। अब मैं तो अपने माँ के घर जा रहा हूँ, मामा के यहाँ पर। मैं अब अपने उस घर से जहाँ पर काम चल रहा था, अब मैं सीधा बस पकड़ता हूँ और मामा के घर आ जाता हूँ। दोपहर तक पहुँच जाता हूँ। अब मैं सारी बात तो बताता नहीं हूँ, माँ को कुछ भी नहीं बताता हूँ। माँ के हाथों में जो मेरे पास में पैसे थे दे देता हूँ। तब माँ कहती है कि इतना सारा पैसा कहाँ से लाया? मैं कुछ भी नहीं बताता हूँ। कहता हूँ माँ ये पैसा मेरा है, ये पैसा आपका है, आप पैसे की मालकिन आप हो, ये पैसा अपने पास में रखो। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है माँ, आप घर पर चलो, मैं आपके बगैर रह नहीं पाऊँगा। मैं रोने लगता हूँ, माँ को समझाने लगता हूँ। उस टाइम मामा भी आ जाते हैं, मामी भी आ जाती हैं और वो दोनों कहते हैं कि बच्चा तो सही कह रहा है, आप जाओ एक बार, अब आपका घर है, सब कुछ आप ही को देखना है। आप घर से दूर भागोगी तो आपका पति सुधर जाएगा और बिगड़ जाएगा। आप वहाँ रहोगे तब वो काबू में रहेंगे। आप कोशिश तो करो, आप डरो मत, हम आपकी सहायता करेंगे ना, ऐसी कोई बात होगा तो हम भी आ जाएंगे। मामा मामी बहुत समझाने की कोशिश किए और तब माँ मान जाती है। माँ को लेकर जब आ जाता हूँ तब मुझे चैन पड़ता है। तब तक अब मैं वहाँ उस काम पर नहीं जाता हूँ और उसके बाद वो काम खत्म भी हो जाता है। पिता अब लौट आते हैं और जब माँ को देखते हैं ना तो वो भी खुश हो जाते हैं, लेकिन अपने बैंग वो जरूर छोड़ते हैं। देख लिया ना, मैं तो नहीं गया ना लेने के लिए, खुद ही आई ना। तब माँ कहती है हाँ तुम्हारी छाती पर मूंग दलने के लिए आ गई, अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। अब मैं देखती हूँ कि तुम आज इस घर में दारू कैसे पीते हो। पिता अब एकदम माँ की चेहरा को देख रहे थे, ये कैसे, इसका व्यवहार कैसे बदल गया। तब मैं कहने लगा पिताजी माँ चाहती है कि घर में आप आराम से रहो, माँ के साथ झगड़ा मत करो और हम लोग अब इस आराम से घर में रहेंगे। आप पीना छोड़ दो, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप आसानी से छोड़ नहीं पाओगे, लेकिन ये बोतल मत पिया करो, थोड़ा सा पी लो और धीरे धीरे इसको कम करते जाओ, देखना एक दिन तुम दारू जरूर छोड़ दोगे। पिता को बहुत समझाया, माँ ने भी बहुत समझाया, अकेले में जाकर बात किया, तब पिता मानने को लिए तैयार हो गए थे और आखिरकार वो घर जो अशांति फैली हुई थी लेकिन अब शांत होने लगा था। और वैसे ही मेरे पिता ने किया था, धीरे 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 धीरे। अब वो दारू तो छोड़ नहीं पाए थे लेकिन मात्रा बहुत कम कर पाए थे। और उसके बाद वो प्रेतात्मा मुझे कभी नहीं दिखी थी, लेकिन आज भी सोचता हूँ ना, जब उसका चेहरा मोहरा मुझे ध्यान आता है तो मैं डर जाता हूँ। आखिर वो थी कौन और उस घर में क्यों रहती थी? क्या उस घर की मालकिन थी या उस परिवार का सदस्य थी कोई, जिसकी कोई अकाल मौत हो गई है और वो प्रेतात्मा बन करके उसी घर में रह रही है? तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, संजय जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपना कमेंट जरूर आप दीजिएगा, बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और हाई वाले बटन को
ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।